Assalamu alaikum students. Today we are going to read the text of the essay from Some Policemen and Moral by G.K. Chesterton. And we are going to read out the text as well as critically analyze the essay, discuss the important questions as well. The contents of the lecture are introduction. सबसे पहले हम essay का introduction देखेंगे कि essay जो है what it is about. Next we will read out the text of the essay along with the critical analysis. Next we will discuss the moral of the essay. एज द टाइटल शोज़ फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड मॉरल, तो इसमें जो मॉरल जो है जो राइटर हमें देना चाह रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सिमिलैरिटी ऑफ द पुलिसमैन एज डिस्कस्ड इन द एसे विद द पुलिसमैन ऑफ आवर ओन सोसाइटी, कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन कंपेयर इन कंट्रास्ट करेंगे हम पुलिसमैन ऑफ द एसे with the policemen of our own society. Next, we will discuss the important questions of the essay. G. Come to the introduction. G.K. Chesterton कौन था जी? He was a journalist and he worked in the daily news. जी जर्नलिस्ट था जिसने ये ऐसे लिखा है, तो डेफिनेटली जब जर्नलिस्ट होगा तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एसेस्ट और एनी कॉमन राइटर. तो जो उसका पर्सपेक्टिव होता है जर्नलिस्ट का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि ये रियलिटीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट देखता है एज़ कम्पेयर टू द राइटर्स. अ कीन कमेंटेटर ऑफ द सोसाइटी इन इट्स इवल्स, तो इनका फोकस जो होता है वो आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है, आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में होता है. और कीन कमेंटेटर ऑफ द सोसाइटी इन इट्स इवल्स, तो इसमें हमें वो सोसाइटी दिखा रहे हैं जी, और साथ ही साथ उसकी इवल्स को हाईलाइट करने जा रहा है. तो इसका फोकस जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि इसका टाइटल हमें बता रहा है कि फ्रॉम सम पुलिसमैन. तो इसका मतलब है कि पुलिस के हवाले से कुछ बातों को ये हाईलाइट करने जा रहा है. His style is very amusing and subtle, points out the cancerous diseases of society in a light and humorous way. तो इविल एस्पेक्ट्स जो हैं, थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पुलिसमैन, इसमें हमें वो शो करने जा रहा है कि जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है. From some policemen in a moral presents attitudes and ways of the policeman. तो इसमें मेनली जो है द राइटर इज़ गोइंग टू डिस्कस द एटीट्यूड्स एंड वेज ऑफ द पुलिसमैन, के किस तरह से वो डील करते हैं सोसाइटी में, लोगों के साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है, और लोगों में से कैटेगरीज कैसी हैं कि जिनके साथ वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं. तो इसमें स्टार्ट किससे करने जा रहा है जी? ही नरेट्स एन इवेंट. तो एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसको लेकर के ये बात करेगा शुरू, और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए ये सारी जो पुलिस रिलेटेड जितनी भी इवल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेगा. He narrates an event when he was nearly arrested by two policemen on charge of damaging a tree. अभी इसमें जो इंसिडेंट है वो ये बताने जा रहा है कि जो आपका राइटर है ये कहीं वुड्स में गया हुआ था किसी फॉरेस्ट में, और वहाँ पर इसने ट्राई किया कि ये एक दरख्त को काट ले. तो इस पर जो है वो पुलिसमैन जो है, दो पुलिसमैन कहीं से दे वर रोमिंग अबाउट, और वो उन्होंने इसको देख लिया और उन्होंने आकर इसको कहा कि चलो भाई तुम्हें तो हमने पकड़ लिया, अरेस्ट करने की कोशिश की. आफ्टर अ स्ट्रेंज इंटरोगेशन ही वाज एक्विटेड. और उसके बाद थोड़ी सी वो डेफिनेटली जब पुलिसमैन आ जाएंगे वो इंटरोगेशन तो करेंगे, तफ्तीश की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया. ही वॉज एक्विटेड by proving that he was a journalist and knew some rich persons. तो अब वो उसको छोड़ा क्यों? इसने उसकी जो रीज़न बताई वो ये थी कि इसने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को दैट ही वाज जर्नलिस्ट, और इसके साथ साथ किया था कि इसका जो सोशल सर्कल है उसमें कुछ रिच पर्सन्स भी मौजूद थे. तो इसकी वजह से उसको एक्विट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया. तो इसका जो अभी थीम है वो क्या है? जो टू क्रिटिसाइज द प्रैक्टिसेस ऑफ पुलिसमैन हु क्वेश्चन द इनोसेंट बट लेट द क्रिमिनल्स लूज. ये है जिसका थीम, जिसको हम मॉरल भी कहेंगे इस ऐसे का, कि जो हमें राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि जो पुलिसमैन हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जिसको कि वो माल प्रैक्टिसेस कहता है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है और कंडेम करता है कि जो पुलिसमैन है उनका बिहेवियर जो है वो बहुत
डिफरेंट होता है टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल और बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, कि जो उनका स्टेटस जो है उससे उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि पुलिसमैन जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। यानी कि एक लैंडलॉर्ड से पुलिसमैन जो है उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, जबकि एक हॉकर के साथ जो है पुलिसमैन उसका एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होगा। तो उसने ये कहा कि जी पुलिसमैन जो हैं ये उनकी प्रैक्टिसेस का हिस्सा है, दैट दे लेट द क्रिमिनल्स गो, उनको क्रिमिनल्स को जाने देते हैं, उनको कुछ नहीं कहते, उनसे डर जाते हैं, जबकि इनोसेंट को वो पकड़ लेते हैं और उनको वो टारगेट करते हैं और उनको बिल्कुल भी उस वक्त वहाँ पर वो लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं एज़ फार एज़ द इनोसेंट्स आर कंसर्न, कि उस मामले में वो बिल्कुल भी उनको जाने नहीं देते हैं। तो ये ट्रेजेडी है ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, यानी कि जो आपका जो राइटर है वो अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसको रिलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में जो पुलिस में मैन हैं, ये हम इन पर्टिकुलर डिस्कस नहीं करें, इसको जनरल डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए विद द एग्जाम्पशन ऑफ सम पीपल ओनली, तो जो मेजॉरिटी है वो इसी किस्म की चीज़ों को शो कर रही है कि जो हमारी मेजॉरिटी है पुलिसमैन की, वो इसी किस्म का एटीट्यूड और इसी किस्म का उनका बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपल। आई वॉज नियरली अरेस्टेड बाई 2 एक्साइटेड पुलिसमैन इन अ वोड, यानी जंगल में गया हुआ है जहाँ पर 2 एक्साइटेड पुलिसमैन ने इसको ऑलमोस्ट अरेस्ट कर लिया था। तो ये आपको पता है कि इन रेड अंडरलाइन जो है ये आपका टेक्स्ट है जिसको हम अंडरलाइन भी करेंगे, तो आप इसको पढ़ते चले जाइए, साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए। तो ये असल में हमारी स्टोरी लाइन है ये जो चल रही है। I was nearly arrested by 2 excited policemen in a wood. I was throwing a big Swedish knife at a tree. अब वो कटिंग कैसे कर रहा है ट्री की? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इवन मूवीज़ में देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन है वो वुड्स में जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपना नाम कार्व कर रहे होते हैं ट्रीज़ के ऊपर। तो अब ये जो है ये वहाँ पर अपनी एक प्रैक्टिस कर रहा है, नाइफ़ के साथ ट्री को उस पर नाइफ़ को थ्रो कर रहा है, और ये उसकी प्रैक्टिस है जिसमें कि नाइफ ट्री को नहीं लग पाता है। एंड दैट रिमाइंडेड मी ऑफ सम हैप्पी एलिज़ाबेथन कॉमेडी। जो एलिज़ाबेथन कॉमेडी है ये इसकी बात कर रहा है कि जी इससे जो उसका ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो पुलिसमैन के साथ उसका ये सारे का सारा इंटरोगेशन हुआ है और उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया है, और फिर जिस तरह से उनका बिहेवियर पहले था और फिर उसके बाद जब उन्होंने इसको जान लिया कि हु इज़ ही, तो उसके बाद जो उनका बिहेवियर हुआ, तो ये सारे के सारे पे उसने कहा कि जी दैट रिमाइंडेड मी ऑफ सम हैप्पी एलिज़ाबेथन कॉमेडी, कि जिसमें टोटल जो है वो आपका चेंज होता है, राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने राउंड एटीट्यूड दिखाया ऑफ द कैरेक्टर्स के, किस तरह से वो जो एटीट्यूड है वो इसकी तरफ चेंज हो जाता है जब उनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, दे आर अवेयर ऑफ हिज स्टेटा, और जैसे ही उनको उसका स्टेटस का पता चलता है तो उस वक्त उनका एटीट्यूड उससे डिफरेंट हो जाता है जी। दे आस्क्ड व्हाट द नाइफ वॉज। थोड़ा इसने कॉमेडी इसलिए भी उसको कहा है कि जो उनके क्वेश्चंस हैं, अब उसकी इंटेरोगेशन आप देखिए कि वो क्या बात कर रहे हैं उससे, यानी कि जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछेंगे और जो नहीं पूछना चाहिए वो उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। तो अभी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसने यहाँ पर हमें बताए हैं। दे आस्क्ड व्हाट द नाइफ वॉज, हु आई वॉज, वाई आई वॉज थ्रोइंग इट, what my address was, trade, religion, opinions on the Japanese war, name of favorite cat, and so on. तो फेवरेट कैट में आप अगर ये भी पूछ लें कि आपका कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, या आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या उसकी ओपिनियंस क्या हैं, या रिलीजन में आप कौन से किस आप ओपिनियन को आप फेवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही एब्सर्ड किस्म के क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर कोई कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग है इससे जो राइटर को लगता है कि ये शायद कि कॉमिक पार्ट था उस इंसिडेंट का, जो वो इतने एब्सर्ड क्वेश्चंस इससे पूछ रहे थे जी। They said I was damaging the tree, which was not true because I could not hit it. जी इसने कहा कि जी उनका ये ख्याल था, उनका ये ओपिनियन था, उनका ये डिसीजन था। उन्होंने कहा कि जी तुम तो ट्री को डैमेज कर रहे हो, तुम्हें तो हमने छोड़ना नहीं, तुम तो माहौल को ख़राब कर रहे हो, और इस किस्म की बातें उन्होंने की। और राइटर ये बता रहा है हमें
कि जी ये ठीक नहीं था, बिकॉज आई कुड नॉट हिट इट, कि वो जो नाइफ़ को थ्रो कर रहा था वो नाइफ़ उस ट्री को कभी लगा ही नहीं था। They accused him of murder attempt on the tree and started a detailed interrogation। और उन्होंने कहा कि जी तुम माहौल को ख़राब कर रहे हो, तो ट्री जो है ये भी एक लिविंग बीइंग है, तो लिहाजा तुमने एक मर्डर अटैम्प्ट किया है, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ लेना है। तो ये जी उनका एक्यूजेशन था जो उन्होंने इस पर लगाया, जो चार्ज उन्होंने इस पर लगाया था। दे आस्क्ड इररेलेवेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस। ये अभी जो पीछे बात की, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, कहाँ से आए हो, कितना पढ़े लिखे हो, क्या करते हो, ये सारी बातें। द राइटर ट्राई टू कन्विंस देम। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आपने जहन में रखते हुए अपनी जो सोसाइटी के पुलिसमैन हैं उनको अपने जहन में रखना है, उनके साथ इसको कंपेयर करते चले जाना है। द राइटर ट्राई टू कन्विंस देम दैट ही वाज अ जर्नलिस्ट एंड वाज स्टेइंग विद मिस्टर ब्लैंक ऑफ आइकली also produced an unfinished poem। अब जी इसने इंट्रोडक्शन कराया है जी अपना, कि जो आपका राइटर है उसने कहा जी मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं तो बहुत बड़ा जो वो मैं रहता हूँ, बहुत अमीर आदमी है, बहुत वेल नॉन है, मैं उस पर्सनालिटी के साथ उसके घर में रुका हुआ हूँ, मैं उसका गेस्ट हूँ और साथ ही साथ मैं तो एक राइटर भी हूँ, एक पोइट भी हूँ। और जब जैसे उसने कहा आई वॉज अ जर्नलिस्ट, दिस वॉज द रियल स्ट्रोक। ये है जी वो जो उनको जाकर उसने हिट किया। जर्नलिस्ट से तो वैसे ही वो डर जाते हैं, एक इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन तो इसमें राइटर ने बताया कि जैसे ही मैंने उनको इंट्रोडक्शन कराया कि जी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो वो थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ उनको। दे वर शेकन विद द टेरर कॉमन टू ऑल टायरेंट्स। क्योंकि जितने भी आपने अक्सर प्रोग्राम्स देखे होंगे जो कि स्टिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं आपके जर्नलिस्ट, कि वो किसी को जाकर पकड़ लेते हैं कि जी यहाँ पर तो बिज़नेस हो रहा था या यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जा रहा था, तो या किसी फैक्ट्री में चले जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, करप्शन हो रही है। तो वो जितने भी इस किस्म के टायरेंट्स होते हैं वो जर्नलिस्ट से डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जर्नलिस्ट इज़ द पर्सन जो कि उनके तमाम इस किस्म की चीज़ों को, उनकी एक्टिविटीज़ को वो हाईलाइट कर सकता है, लाइमलाइट में ला सकता है, लोगों के सामने एक्सपोज कर सकता है, तो इसलिए वो उससे डर जाते हैं। तो जैसे इसने बताया कि ये जर्नलिस्ट है, दिस वॉज द रियल स्ट्रोक। तो इतना सा भी काफ़ी है, अगर आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लें तो। The leading constable became so genial and complimentary as the reader of my work। और जैसे ही उसको पता चला कि जर्नलिस्ट है और इतने वेल नोन बंदे का गेस्ट है और साथ ही ये पोइट भी है, तो उसने कहा जनाब आप, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हैं, तो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस किस्म की उसने बातें करनी शुरू कर दी। यानी एकदम से वो इतना हम्बल हो गया, इतना कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि जनाब मैं तो आपसे मिलना चाह रहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, इस किस्म की बात है। उसने ऑटोग्राफ तो नहीं मांगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से चेंज हो गया उसका टेम्परमेंट। दे लेफ्ट एज क्विकली एज दे हैड कम। और वो ऐसे जैसे आए थे एकदम से, कहाँ से आए थे बिल्कुल वैसे ही वो गायब हो गए। दे एक्विटेड मी एंड लेट मी पास। अब राइटर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान खड़ा है और वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और वो चले गए। The matter of his being guilty or not was solved by the fact that he knew some rich people and was a journalist। उसने कहा कि जी यहाँ पर तो लॉ बीच में आया ही नहीं, जो लॉ पर पहले वो मुझे इतना बता रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, वो लॉ तो बीच में आया ही नहीं। अब मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, मैं कसूरवार हूँ या नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ, तो इसको किस चीज़ ने डिसाइड किया? इस चीज़ ने डिसाइड किया कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं किसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो इन सारी चीज़ों ने डिसाइड किया कि जो आपका राइटर है वो कसूरवार है कि नहीं है। द राइटर पुट सम क्वेश्चंस बिफोर हिम एज वेल एज बिफोर द रीडर्स। अब जब ये इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट के बाद उसने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं जो कि ड्रॉ करेंगे इस मॉरल को जो उसने हमें यहाँ पर हमारे लिए छोड़ा है। और वो क्वेश्चंस उसने अपने आप से भी किए हैं और वो रीडर्स से भी एक्चुअली वो क्वेश्चंस कर रहा है जी। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? नंबर 1, वाज द राइटर रियली हार्मिंग द ट्री? इफ सो देन व्हाई द पुलिस में नॉट अरेस्टेड हिम? उसका क्वेश्चन है कि अच्छा क्या मैं वाकई ट्री को हर्ट कर रहा था, और अगर मैं कर रहा था तो फिर उन्होंने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? नंबर 2, आर द पोइट्स, जर्नलिस्ट एंड फेमस पर्सनालिटीज़ फ्री फ्रॉम लॉ एंड अलाउड टू हार्म एनीथिंग? अब आप ये देख लीजिए कि किस किस्म के क्वेश्चंस वो कर रहा है। इतने ब्लीक क्वेश्चंस हैं ये, इतने जो आपके ये क्वेश्चंस हैं इतने बटर हैं
कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि राइटर जो है वो ऐसे ही बगैर किसी इंसिडेंट के वो यहाँ पर शेयर कर देता। तो उसने ये जो इंसिडेंट है ये कोट किया और उसके बाद उसने ये क्वेश्चंस उससे ड्रॉ किए हैं ताकि ये थोड़ा सा जो इनका बिटरनेस है वो कम हो जाए, कि किसी को लगे कि शायद राइटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। तो समटाइम्स किसी भी सटायर को या किसी भी रियलिटी को उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए इस किस्म के राइटर्स जो हैं वो बात कर रहे होते हैं जी। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि जी क्या जो पोइट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं या फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, वेल नोन पर्सनालिटीज़ होते हैं, आर दे फ्री फ्रॉम लॉ? उनके ऊपर कानून नहीं लागू होता, अलाउड टू हार्म एनीथिंग, यानी कि वो कुछ भी करें उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी सोसाइटी की, और अगर आप इसको रिलेट करें अपनी सोसाइटी के साथ तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वाकई ऐसा ही हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ़ द राइटर वॉज प्रूव टू बी ए कॉमन मैन, वुड द पुलिसमैन लीव हिम फ्री इवन देन? अब राइटर ने एक बहुत ही चुपता हुआ सा सवाल किया, बड़ा ही बिटर सा। उसने एक क्वेश्चन किया कि अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता, अगर मैं उस वेल नोन फेमस पर्सनालिटी को जानता नहीं होता, मैं उसको गेस्ट नहीं होता, तो क्या तब भी मुझे पुलिसमैन छोड़ देते? अगर मैं एक कॉमन पर्सन होता तो क्या वो तब भी मुझे छोड़ देते और मुझे कहते ना अच्छा अच्छा सॉरी हमें तो पता ही नहीं चला, तो आप जा सकते हैं? तो ऐसा क्यों है? ये जो उसने क्वेश्चंस किए हैं, दिस प्रोवोक्ड द राइटर टू थिंक डीपली अबाउट द पुलिस इन देयर वर्किंग, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हुआ और उसने पुलिस के ऊपर और उसकी वर्किंग के ऊपर उसने ये सारी डिस्कशन की है जी। फर्दर एस्टैब्लिशेस द मीनिंगलेसनेस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग सम सुपर मेटाफर्स एंड सिंबल्स। और इसके बाद यानी कि जब ये एक इंसिडेंट हो गया फिर उसने क्वेश्चंस रखे, क्वेश्चंस के बाद फिर वो कुछ मेटाफर्स और सिंबल्स को यूज़ कर रहा है जी आगे, जिसको हम नेक्स्ट पैसेज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो मेटाफर्स और सिंबल्स को यूज़ करता है सिर्फ क्या करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए जो मीनिंगलेसनेस है पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि वो कोई यूज़फुल एक्टिविटी नहीं कर रहे जो कि सोसाइटी के फेवर में हो। He compares himself with the villain of the Greek mythology, trying to spoil a goddess tied to the ground. अब यहाँ पर वो मेटाफर यूज़ करता है और वो ये कहता है कि यूँ लगता है कि जैसे मैं किसी ग्रीक यानी कि बहुत एंशियंट ज़माने में मौजूद हूँ और मैं किसी ट्री को नहीं बल्कि एक ट्री नहीं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर के कपड़ों में मलबूस यानी कि ग्रीन कलर के ड्रेस में एक गॉडेस थी, एक देवी थी जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है, उसके ज़मीन के साथ बंधी हुई है और मैं उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, उसको मैं डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। हिज एक्टिविटी मेड द शटर्ड इनटू पीसेस। और फिर गॉडेस को आप करें तो जो गॉडेस के मानने वाले होते हैं वो फ़ौरन आ जाएंगे आपके ख़िलाफ़ फतवे उठाकर और आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेट करने के लिए प्रोपेगेंडा करेंगे शुरू। तो उसको लगा, उसने कहा कि जी मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैं वो दरख्त को नहीं थ्रो कर रहा था बल्कि मैं एक गॉडेस को हिट कर रहा था और वो सारे के सारे उसके बिलीवर्स थे, उसके फॉलोअर्स थे और वो यहाँ पर आ गए। His activity made the shattered into pieces and it was protesting against the cruelty of man. उसने कहा कि जी और फिर ऐसे लगा कि वो दोनों जो उसके फॉलोअर्स आ गए थे, वो जो पुलिसमैन, उन्होंने आकर जो इसके ख़िलाफ़ तुम दरख्त को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये एक लिविंग बीइंग है, तुम एक मर्डर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो उसको लगा कि वो बहुत ही जालिम आदमी है और वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया में जितने भी क्रूअल पर्सन हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। हिज क्राइम कुड नॉट बी डिसमिस्ड बाय द फैक्ट दैट ही वाज अ जर्नलिस्ट और दैट ही वाज स्टेइंग विद सम रिच पीपल। अब यहाँ पर वो ये बात कर रहा है, कहता है कि अगर ये क्राइम है तो फिर मेरा जर्नलिस्ट होना या मेरा किसी रिच पर्सन को जानना जो है वो उसके लिए रीज़न नहीं होना चाहिए कि मुझे उस क्राइम से मुझे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और इस फैक्ट को या इस गिल्ट को या इस चार्ज को डिसमिस कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ही थॉट दैट दे माइट बी फेरीज whose standard of crime and punishment was different from human standard। अब यहाँ पर उसने कहा कि जी यहाँ फिर वो जो पुलिसमैन थे, अब यहाँ पर फिर वो मेटाफर यूज़ कर रहा है, सिंबॉलिक यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रहा है। उसने कहा कि वो जो पुलिसमैन थे शायद वो फेरीज थे, वो मतलब कोई जिन भूत थे, वो इंसान नहीं थे, क्योंकि उनका जो क्राइम का स्टैंडर्ड था वो डिफरेंट था, पनिशमेंट का स्टैंडर्ड डिफरेंट था फ्रॉम ह्यूमन स्टैंडर्ड। I might have seen rings of tiny policemen arresting grasshoppers for damaging blades of grass। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसने आयरॉनिकल एक्सप्रेशन दिया है और उसने ये कहा कि जी
वो पुलिसमैन जो थे वो तो ऐसे थे कि जैसे छोटे छोटे से बोने जो हैं वो जत्थों की सूरत में आ जाएं, उनके रिंग्स वो आ जाएं लेकर, और वो कहें कि जितने भी ग्रास हॉपर्स हैं, यानी कि जिसको आप बचपन में शायद कि एरोप्लेन कहते होंगे या हेलीकॉप्टर कहते होंगे। ग्रास हॉपर जो है वो हेलीकॉप्टर की तरह की उसकी ग्रीन कलर का होता है और उसके विंग्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसकी बॉडी से भी इनफैक्ट बड़े होते हैं। तो वो जो विंग्स हैं वो ग्रास हॉपर जो है वो पत्ते खाता है। तो अभी उसने कहा कि जी शायद कि ये जो पुलिसमैन है ये निकलते और आकर कहते जितने भी ग्रास हॉपर्स यहाँ फिर रहे हैं उन सबको अरेस्ट कर लीजिए। तो कार्टून्स में ऐसे ही होता है। तो इसलिए उसने ये यहाँ पर कहा कि जी शायद वो जो पुलिसमैन थे दे वर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे वर फेरीज, यानी जिन भूत थे कोई, और वहाँ ग्रास हॉपर्स की तरह से मुझे पकड़ने आए थे। फॉर देम डैमेजिंग अ ट्री और ब्लेड ऑफ ग्रास वॉज क्राइम। और क्योंकि ये बहुत ही अपसर्ट है कि रियल लाइफ में आपको कल को ये पकड़ लिया जाए कि आपने एक चींटी का कत्ल किया है, या आपने एक लज़र्ट को मार दिया है, या आपने एक बटरफ्लाई को डैमेज कर दिया है। तो ये बड़ी अपसर्ट सी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर रिलेट कर रहा है राइटर। उसने कहा कि ये कोई ऐसा क्राइम नहीं था, लेकिन अगर ये क्राइम था तो फिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा है। तो उसको वो समझ नहीं पा रहा है, ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो ये समझ रहा है कि शायद ये कोई ख्वाब था, शायद मैं कहीं एंशंट एजेस में चला गया था और वहाँ पर पुलिसमैन नहीं आए थे बल्कि कोई जिन भूत आए थे, वो इस तरह कर रहे थे। बिकॉज इफ द पुलिसमैन वर टेकन एज रियल द सिचुएशन बिकेम कन्फ्यूजिंग। क्योंकि अगर वो रियल ह्यूमन बींग्स थे तो फिर व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कि मतलब आप ट्री को थ्रो कर रहे हैं तो आपने आकर मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज लगा और आप पकड़ने आ गए, और अगर ये चार्ज नहीं बनता था तो फिर आपने क्यों कहा। तो इस किस्म की चीज़ों को वो करने के लिए वो कह रहा है कि जी वो रियल ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते, अदरवाइज़ तो सिचुएशन जो बड़ी अपसर्ड हो जाती है। आइदर वॉज एन ऑफेंस और वॉज नॉट, ये गुनाह था या नहीं था, क्राइम था या नहीं था, ये प्रॉब्लम है, ये कन्फ्यूजन बन जाती है अगर उसको रियल कंसिडर कर लिया जाता है तो। क्योंकि फिर उस सूरत में तो ये जो हीरो हीरोइन से इनको तो जाकर पकड़ लेना चाहिए ना कि भाई आपने दरख्त के ऊपर अपना नाम लिखने की कोशिश क्यों की। So the writer was unable to understand that if there has been a poor man who is homeless or who does not know any rich person, what might be their decision? अभी उसने क्वेश्चन किया, वो कंफ्यूज है। उसने कहा कि अच्छा अगर मैं जर्नलिस्ट ना होता या मेरी जगह एक गरीब आदमी होता जिसका कोई घर नहीं होता, जो किसी रिच पर्सन को नहीं जानता होता, तो फिर उस वक्त इनका डिसीजन क्या होता। उस वक्त भी उसको ये छोड़ देते कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो ही ड्रॉज अ कंक्लूजन आउट ऑफ दिस इंसिडेंट। इन सारे क्वेश्चंस के बाद, इस सारे इंसिडेंट के बाद, इसके ऊपर बहुत सारा सोचने के बाद, इतने सारे मेटाफर्स और सिम्बल्स को यूज़ करने के बाद ही ड्रॉज अ कंक्लूजन। और वो क्या है, द पुलिस मैन वर नॉट ऑनेस्ट इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। उसको लगा जो पुलिस मैन हैं दे आर नॉट ऑनेस्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ना कि आप अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। तो इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट ऑनेस्ट। इफ़ इट इज़ अ क्राइम टू मर्डर अ ट्री द पुलिसमैन शुड हैव अरेस्टेड हिम। उसने कहा कि अगर अगर ट्री को डैमेज करना, इस तरह से उसकी तरफ थ्रो करना नाइफ को, अगर ये क्राइम था, अगर ये मर्डर था, तो फिर उनको मुझे अरेस्ट कर लेना चाहिए था। फिर उन्होंने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। First, they are rude because they think that he is an ordinary poor man. When they get to know about his profession, connections with the rich people, they become polite and let him go. Polite and के बीच में जो गैप है वो नहीं हो सका, सॉरी इसके लिए। जो इसने अभी आप सोचिए कि कितना हर्ट हुआ है और कितना डिस्टर्ब हुआ है आपका राइटर, कि अभी तक वो इसी में फंसा हुआ कह रहा है कि जी जब वो मेरे से पहले मिले उस वक्त उनको लॉ बहुत अच्छे से याद आ रहा था, बहुत ज़ोर से याद आ रहा था, एंड देवर वेरी रूड। तो उनको, क्योंकि उनको पता था कि एक आम आदमी है, कॉमन पुअर मैन है, लेकिन जैसे उनको मेरे कनेक्शंस के बारे में पता चलता है, मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चलता है, दे बिकम पोलाइट एंड लेट हिम गो, तो उसको छोड़ देते हैं। आई वॉज लेट ऑफ बिकॉज आई प्रूव्ड आई वॉज अ गेस्ट एट अ बिग हाउस। ये एक आयरॉनिक क्वेश्चन है जी, जिसको आपने अंडरलाइन भी कर लेना है, लर्न भी कर लेना है। उसने ये क्वेश्चन किया है और उसका ये क्वेश्चन जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि उसने कहा कि जी मुझे छोड़ दिया गया इसलिए बिकॉज आई वॉज अ गेस्ट एट अ बिग हाउस। इफ़ ही वॉज नॉट डूइंग एनी हार्म टू द ट्री,
वाई दिस स्टॉप फॉर इंटरोगेशन। और अगर इस पर कहा जाए देखिए आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, ट्री को कोई आप डैमेज नहीं कर रहे थे और बिल्कुल भी नहीं इस पर आपको कोई क्राइम बनता, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं। तो अब राइटर ने क्वेश्चन किया कि अच्छा अगर मैं इनोसेंट था फिर उन्होंने मुझे रोका क्यों। लीजिए अब ये वो बात हो गई कि पुलिसमैन को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, छोड़े या जाए, यानी कि वो तो चले गए हैं लेकिन अगर वो खड़ा करके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का कि अगर ये क्राइम था तो उन्होंने उसको क्यों छोड़ा और अगर ये क्राइम नहीं था तो क्यों पकड़ा। तो ये इन्हीं उसने उसको पकड़ लिया है। वो बहुत कंफ्यूज तो हुआ है लेकिन उसने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी उसने कंफ्यूज कर दिया है कि अच्छा अगर ये क्राइम था तो मुझे क्यों नहीं पकड़ा और अगर मुझे छोड़ दिया तो फिर मुझे पहले पकड़ा क्यों था। यू हैव नो क्लेम टू अरेस्ट ऑन दिस चार्ज, फॉर इफ सो वाई डिड इंटरफेयर विद मी एट ऑल। अगर ये चार्ज ही नहीं बनता तो फिर मुझे आपने आकर छेड़ा क्यों। इन बोथ द केसेस द बिहेवियर इज़ इलॉजिकल, यानी कि वो पकड़ने में जस्ट नहीं थे। अगर उनके बाद वाली बात को जस्टिफाई किया जाए तो पहले बारे में जस्टिफाइड नहीं है। अगर पहली वाली बात को जस्टिफाई किया जाए कि नहीं ये क्राइम नहीं था तो वो फिर उन्होंने रोका क्यों। तो दे इग्नोर द रिच एंड अरेस्ट द पुअर, ये है अलमिया जिस पे वो बात कर रहा है कि असल चीज़ ये है कि दे इग्नोर द रिच एंड अरेस्ट द पुअर। अगर वो पुअर होता तो फिर वो कुछ और करते, क्या करते, डेफिनेटली वो किसी तरह से वो उसे पैसे चार्ज करते या उसके ऊपर अपना कथारसिस करते, उसको मार कर या उसको अरेस्ट करके उसको डरा कर। सो उसने क्वेश्चन किया कि दे इग्नोर द रिच एंड अरेस्ट द पुअर, ये उनका जो है काम है। दिस essay has been written to criticize the practices of policemen who caution the innocent but let the criminals go। ये जो ऐसे है, ऑब्जेक्टिव है ऐसे का कि जी उसका जो बेसिक पर्पस है राइटर का वो ये है कि वो क्रिटिसाइज़ करे पुलिसमैन को और इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाए कि वो इनोसेंट को पकड़ लेते हैं, क्रिमिनल्स को जाने देते हैं क्यों। द पुलिसमैन इन चेस्टरटन्स एसेज हैव एग्जैक्टली लाइक आर ओन पुलिसमैन, कि हमारी जो सोसाइटी के पुलिसमैन हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। और यहाँ पर हमारा वो क्वेश्चन आ जाता है जी सिमिलैरिटी विद आर पुलिस क्या है जी। दे थ्रेटन द सिंपल पीपल इन इम्प्रेस देम विद देयर पावर एंड अथॉरिटी, कि जो इनोसेंट पीपल हैं, कॉमन पर्सनस हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनके ऊपर अपनी पावर अपनी अथॉरिटी सब असर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं मेरी पावर क्या है। दे एक्सेप्ट ब्राइब्स एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिच पीपल, और जो लोग होते हैं उनसे वो ब्राइबरी लेते हैं यानी रिश्वत ले रहे होते हैं और रिच पीपल से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि एक कॉमन पर्सन को तो पकड़ लेते हैं, उसके घर वालों को इत्तला भी ना दें, लेकिन जो रिच पीपल होते हैं उनको फ़ोन करके बताया जाता है जनाब ये मसला है, तो फिर एफआईआर काटी जाए कि ना काटी जाए। दे हैव नो क्लियर नॉलेज और सेंस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, तो उनको कोई क्राइम और पनिशमेंट की कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वो इस चीज़ को फील ही नहीं करते कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे एक्यूज़ और रिलीज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज सोशल स्टेटस, और वो किसी भी पर्सन को अगर पकड़ते हैं या उसको छोड़ते हैं तो सिर्फ उसके स्टेटस की वजह से छोड़ते हैं या स्टेटस की वजह से पकड़ते हैं और इसके अलावा उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। The true essence of the police department has been lost due to his worldly and materialistic influence। उसने कहा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो असल ड्यूटी थी वो उससे हट चुके हैं, उसको वो उन्होंने जो ट्रू एसेंस था उनका उसको छोड़ चुके हैं। क्योंकि दे हैव बिकम वर्ल्डली एंड मटीरियलिस्टिक इन देयर अप्रोच। अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है और फेम लेना है और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना है। पीपल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन अ लोकल लेवल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पुलिस स्टेशन बिकॉज ऑफ ब्राइबरी एंड इनजस्टिस। और ये उसने एक इम्प्रेशन बताया है जो सोसाइटी के अंदर डेवलप हुआ है पुलिस वालों की इस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से। वो क्या है कि लोग जो हैं वो पुलिस में के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पुलिस में जाएंगे तो उनको वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ेगी और अगर वो रिश्वत नहीं देंगे तो उनके साथ जस्टिस नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बाला ही बाला कि अगर पुलिस वाले को जाकर हमने इतने हज़ारों देने हैं तो हम आपस में ये हज़ारों देकर अपने आप में सेटल कर लेते हैं। इवन फाइलिंग ऑफ एफआईआर हैज़ बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन की तो एफआईआर भी फाइल नहीं की जाती है और एक रिच पर्सन की एफआईआर जो है वो टेलीफोनिकली भी वो फाइल कर लेते हैं। दिस हैज़ बिकम अनकंट्रोलेबल बिकॉज ऑफ पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। राइटर ने कहा कि जी इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत इम्पॉसिबल हो चुका है बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट।
कि अगर उसके अगेंस्ट कोई बात की जाती है तो पता चलता है कि फ़लाँ जो पर्सन है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो फ़लाँ मेयर का या फ़लाँ एमएनए का, फ़लाँ एमपीए का या फ़लाँ शख्स का जो है वो बहुत फेवरेट है, इसलिए आप उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कह सकता। द लूटिंग, थेफ्ट एंड मर्डर्स हैव नेवर डिस्टर्ब द पुलिस। पुलिस को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वो लॉ को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, बिल्कुल फॉलो नहीं करते, और दुनिया में सोसाइटी में कुछ भी होता चला जाए पुलिस को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देयर अटेंशन इज़ ओनली टू गेट एज मच मनी आउट ऑफ द इनोसेंट पीपल एज पॉसिबल, और उनका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। Many people die in police custody, others lose many years of their life on wrong charges। और बहुत सारे लोग होते हैं वो पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं, बहुत सारे तो उनके इस मार की वजह से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्टिस का वेट करते करते मर जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के प्रेशियस ईयर्स जो हैं वो वहाँ पर गंवा देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रॉन्ग और फेक चार्जेस बनाए जाते हैं, और जब तक उनको जस्टिस मिलता है उस तक उनकी ज़िंदगी जो ख़त्म हो चुकी होती है। जैसे कि अभी कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 भाइयों को जो है वो एग्जम्प्ट कर दिया और उनको बरी कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि पता चला कि उनको तो 2 साल पहले ही जो है वो हैंग कर चुके हैं। बोथ एक्यूज्ड इन दिस फैमिली सफर द पुलिस टेररिज्म। दोनों को, यानी कि एक्यूज़ को सिर्फ जो है टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि जो एक्यूज़ की फ़ैमिली है, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, उसको उसी तरह से टारगेट किया जाता है। पुलिस जो है उसी तरह से उसको जो उसकी टेररिज्म जो है उसको फेस करना पड़ता है। द सेंक्टिटी ऑफ होम इज़ वायलेटेड एवरी डे। और जो 4 दीवारी की जो एक सेंक्टिटी है उसको वायलेट किया जाता है। और कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं हमारे जो इर्द गिर्द पुलिस एक्टिविटीज़ हैं कि लोगों के घरों में रात के वक्त कि जब मेल भी नहीं होते हैं तो फ़ीमेल के बग़ैर जो है, फ़ीमेल पुलिस के बग़ैर जो है वो लेडी पुलिस के बग़ैर लोगों के घरों में रेड्स किए जाते हैं। तो वो जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है जी। तो उसने इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें बात की है, और ये हम असल में सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो अपने पुलिस की डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा हैं और कॉमन है। इफ़ द एक्यूज्ड इज़ सम इन्फ्लुएंशियल मैन, पुलिस एंड ट्राई टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ हिज क्राइम ऑन समवन एल्स। और अगर वो कोई इन्फ्लुएंशियल मैन है तो उसका जितना भी क्राइम है उसके ड्राइवर पर या किसी कॉमन पर्सन पर, या फिर उस भैंस के ऊपर डाल दिया जाता है कि भैंस का कसूर है कि वो गाड़ी के आगे क्यों आई। तो इस तरह से किया जाता है, यानी कि मरने वाले का कसूर होता है कि वो गाड़ी के नीचे आया है, उसका कसूर है। तो ये किया जाता है जी। ऑल द ड्रग गैमलिंग इन वाइन बिजनेस इज रनिंग अंडर पुलिस पेट्रोनाइजेशन गेटिंग मंथली जग्गा टैक्स। तो जी जग्गा टैक्स लिया जाता है पुलिस की तरफ से, और गैम्बलर्स को कुछ नहीं कहा जाता, स्मगलर्स को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी काम हो रहे होते हैं, जितने भी बिज़नेस हो रहे होते हैं, तो इनसे कमीशन मिल रहा होता है। और वंस अगेन आई मस्ट से कि ये हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के और पुलिसमैन के बारे में, नॉट अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो एग्जाम्पशन इज़ ऑलवेज देयर। So this is all about the essay. Important questions are there. Number 1, policemen in Chesterton's essay behave exactly like our own policemen. Elucidate. अब इसमें क्या है, अभी जो हमने बिल्कुल इन पर डिस्कशन किया कि हमारे पुलिसमैन और वो इसके पुलिसमैन जो हैं वो कैसे हैं, तो हम इसमें ये सारा सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम अपने ऐसे की समरी भी लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमने बताना है कि चेस्टरटन के जो ऐसे में पुलिसमैन हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो वो ऑलमोस्ट सेम बिहेव कर रहे होते हैं जैसे हमारे यहाँ पुलिसमैन कर रहे होते हैं। नंबर 2 इज़ व्हाट वर द पुलिस चार्जेस अगेंस्ट जी के चेस्टरटन, व्हाई वाज ही एक्विटेड। तो इसमें पूरा क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा आप कैसे का, जो आप इसमें लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर essay today. Thank you and Allah Hafiz.